व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बेसिक्स पढ़े थे और कल मंडे को वीडियो नहीं आ पाया था, मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गया था। बट अब मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वीडियो डालूंगा। तुम्हें पता है यार, वीडियो मैं पूरी कर देता हूं चाहे कुछ भी हो। तो आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को एक बार मॉड्यूल से पढ़ना चालू करेंगे। 3 लेक्चर्स में मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा है इसको कंप्लीट कर दूंगा आज, कल, परसों, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को तुम्हारा ये एक्ट भी समाप्त, फिर नया पार्टनरशिप एक्ट चालू करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। याद करते चलना, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में मैं आप लोगों को कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, इसके भी करा दूंगा साथ साथ। छोटा सा है, इसमें तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि इसके बारे में मॉड्यूल में क्या लिखा है। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं यार, आ जाओ। क्या है सर, क्या बोलता है हमें मॉड्यूल? इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ बेसिक चीजें लिखी हैं क्या, या कुछ हमारे काम का लिखा है क्या? देखो, मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मार्क करा दूं। सबसे पहले ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये कॉमर्शियल वर्ल्ड का एक्ट है। कॉमर्शियल वर्ल्ड का मतलब इसका क्रिमिनल लॉज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ये चलता है। विच वॉज एनेक्टेड टू फैसिलिटेट द एक्टिविटीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इसको लाया क्यों गया था? ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार को थोड़ा और इजी बनाने के लिए, थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, थोड़ा और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता था बच्चों, जब कैश ट्रांजैक्शंस होती थी तो लेन देन बहुत आसान हो जाता था। बट जब उधार की बारी आती है, जब हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सर कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं? ये लेन देन की प्रॉब्लम। वादा कर दिया, अब इंसान, तुम्हें पता है ह्यूमन नेचर कैसा है कि इसके शब्दों पे मत जाना, तुम बिल्कुल भी मत जाना। जब भी पैसे की बात होगी, देखो फैमिली, लव, अफेक्शन, केयर, ये अलग चीजें होती हैं। बट जब पैसा होता है ना बेटा, जब पैसा बीच में आता है तो ये सब भुला देता है। यहाँ पे कोई केयर नहीं, कोई लव नहीं, कोई अफेक्शन नहीं, कोई फैमिली भी नहीं। एक सगा भाई दूसरे सगा भाई का दुश्मन है अगर पैसा बीच में आ गया। तो पैसे के मामले में तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि भैया अगर किसी से पैसा लेना है तो लिख के दे भाई, तेरा कुछ नहीं पता तू कब बदल जाए, चाहे वो कितनी ही कसमें क्यों ना खा ले, तब भी लिखित में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए रिटर्न में होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का जन्म हुआ। मेन इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको 3 बताए पिछली वाली क्लास में, जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। तीनों अलग अलग एक सेक्शन में बड़े अच्छे तरीके से दिए हैं, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे आज और कवर कर देंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड वर लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड as it was not practicable for trading community to carry with it the bulk of the currency in force। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया था? To legalize the system by which instruments contemplated by it could pass from hand to hand by negotiation। नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है बच्चों? नेगोशिएशन का मतलब होता है एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। नेगोशिएशन का मतलब ही क्या है यहाँ पे? नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफर करना। तो जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलता है ना, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, नेगोशिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है वो आपको याद रखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये आपको दिमाग में रखना है। मेन 3 चीजें यहां पे पढ़नी है। क्या क्या बताया था मैंने? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। इनको बढ़िया तरीके से, इनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आओ सर, एक नोट अपनी कॉपीज में फटाफट सब बच्चे बना देंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अरे भाई कितना शोर मचाते हो, चेक्स। बच्चों मोस्ट प्रोबेबली आज हम ये 2 ही पढ़ रहे होंगे, तो अगली क्लास में फिर से इसका टेबल बनाऊंगा सेपरेट, लेकिन आप एक ही पेज पे बनाना। इनके बारे में जो चीजें मैं आज लिखवाता जाऊंगा, लिखते चलना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तुम्हें इस एक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा वादा है तुम्हारे से। जैसे कंपनीज एक्ट एक चीज पढ़ाई ना, ये भी शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं एक बहुत शानदार सीरीज प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। सरप्राइज वो सिलेबस खत्म होने के बाद आएगी। लेकिन अब तुम अंदाजा लगा सकते हो, तुम मेरे से पढ़े हो 11th-12th में, कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कैसी कैसी सीरीज बनाता है। तुम बस सोच लो। देखो जरा,
आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमारे पास कुछ काम का है क्या सर हमारे लिए, क्या हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ खास नहीं है बच्चों। ये इसकी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स लिखी हुई हैं, ये भी रीड ओनली है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से चल रहा है और फिर उसके बाद अमेंडमेंट होती चली गई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2002, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2015, 2018, तो कई बार इसके अंदर अमेंडमेंट्स चल रही हैं, राइट। अमेंडमेंट्स तो होती ही हैं, समय बदलता है बेटा तो अमेंडमेंट्स होती हैं। अब देखो ये आया हमारे पास सबसे पहला, द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे किसको, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आओ पढ़ना चालू करते हैं। शुरुआत कहां से होगी, नेगोशिएबल, देखो मैंने आपको क्या बताया, नेगोशिएबल का मतलब वो है जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में हमें कितने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट्स ये एक्ट बताता है। कौन कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी रीड कराया था। देखो द एक्ट डजंट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ओनली 3 काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक्स। तो हमें मेनली पढ़ने तो ये 3 ही हैं, ठीक है। अब यहां आ जाओ जरा, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले यहां पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, और नेगोशिएबल का क्या मतलब है, जिसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, है ना, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो बाय कस्टम ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बच्चों एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, देखो एक तो होता है सिर्फ डिलीवर कर देना, ठीक है, डिलीवर कर देना मतलब सिर्फ आपको दे दिया तो काम हो गया, ठीक है। जैसे सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे आसपास तुम्हारी जेब में करेंसी पड़ी होगी, कोई नोट पड़ा होगा, रुको मेरे बैग में से निकालता हूं मैं, कोई ना कोई नोट मेरे पास भी है। तो करेंसी पड़ी होगी तुम्हारे पास, जो भी नोट है तुम उसको निकालो। देखो जैसे मेरे पास ये 20 रुपीज का नोट है, ठीक है। अब देखो 20 रुपीज का नोट है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, राइट। ये भी क्या ट्रांसफर हो जाता है, अभी मेरे पास है तो मेरा है, मैं आपको दे दूंगा तो आपका हो जाएगा, किसी और को दे दूंगा तो किसी और का हो जाएगा, ट्रांसफर हो सकता है। अब देखो इसमें नीचे क्या लिखा होता है, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन करता हूं, हिंदी में लिखा है, देखो इंग्लिश में भी लिखा है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। अब देखो यहां लिखा है आई प्रोमिस, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं बियरर को, बियरर का मतलब जिसके पास होगा, उसको 20 रुपए देने का। तो यहां वादा मैं खुद कर रहा हूं, मैंने ही वादा करा है, मैं ही पैसा दे रहा हूं, मैं ही ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये एक प्रोमिसरी नोट है बच्चों, दिस इज अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो मैं इसमें प्रॉमिस कर रहा हूं, तो बहुत क्लियरली लिखा है, एंड दिस इज जस्ट, जिसको दे दिया, इसका जो ट्रांसफर है दिस इज जस्ट बाय डिलीवरी, इसका ट्रांसफर सिर्फ डिलीवरी से हो जाता है। अगर 500 का नोट आपने मुझे डिलीवर कर दिया तो वो मेरा, मैंने आगे किसी और को डिलीवर कर दिया तो वो उसका। तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों जो ट्रांसफर है दिस इज जस्ट बाय डिलीवरी, सिर्फ डिलीवर करा और हो गया। लेकिन सर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर करना हो फिर वहां पे क्या होता है, क्या वहां पे भी बस बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको दे दिया उसका हो गया क्या, नहीं बच्चों, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे आपको क्या करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसे एसेट का ऐसा लिखे रहने देते हैं यहाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, ये ए और बी के बीच में डीलिंग हुई थी। ए ने बच्चों इसको उधार में माल बेचा था, लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, और इसके साथ एक बिल भी भेजा, बी ने एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करके ए को दिया, एक्सेप्ट करके ए को दिया, ठीक है। अब जो एक्सेप्टेंस होता है वो बी का होता है, यहाँ पे बी क्या करता है, साइन कर देता है, और साइन करके किसको देता है, ए को दे देता है, राइट, कि भैया आ जाना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद और अपना पैसा ले जाना, ठीक है। अब ए को किसी सी का पैसा देना था, इसके लिए बी आर है, इसके लिए बी पी है, ए को किसी सी का पैसा देना था, राइट। अब अगर ए ने किसी सी का पैसा देना है तो क्या ए ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दे दे कि भैया तू जाके ले लियो, देख मेरे पास पैसे तो है नहीं, मुझे इस पे पैसा मिलना है। तो अगर ए सी को सिर्फ डिलीवरी कर दे, सिर्फ डिलीवरी कर दे कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये पकड़ो और
ये बिल ऑफ एक्सचेंज, आप जाके पैसा ले लेना। क्या बी सी को पैसा देगा? पॉज करो और लिखो कमेंट में, क्या बी सी को पैसा देगा? बच्चों पहला सवाल है आज का। तुम्हें पता है मैं सवाल बहुत पूछता हूँ लॉ की वीडियोस में, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हो। क्या लगता है आपको, क्या जो बी है वो सी को पैसा देगा, हाँ या ना? बहुत सोच समझ के बताना, देगा या नहीं देगा। द आंसर इज नो। बी बोलेगा भाई मुझे क्या मतलब है, मैं तो तेरे को जानता ही नहीं, मैंने इस पे लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट ए को मिलेगा, तो ए को ही पैसा मिलेगा। अब सर ए बोले मैंने तो सी को ट्रांसफर कर दिया, तो ध्यान रखना बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं होता, इसको एंडोर्स करना पड़ेगा। एंडोर्स कैसे करना पड़ेगा? इस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे बैक पे ए लिख के दे, पे टू सी, और नीचे ए साइन कर दे किलो जी। तो जब सी जाएगा बी के पास, बोलेगा भैया ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा दे दो, बी बोलेगा भाई ये तो ए को मिलना है, तो बोलेगा हाँ देखो इसके पीछे देखो, ए ने कुछ लिख के दिया है। ए ने क्या लिखा है? सी को पैसा दे देना, और ए के साइन है। तो उस सिनेरियो में बच्चों हम बोलेंगे कि यहाँ पे एंडोर्समेंट हुआ है। ठीक है, तो कई जगह एंडोर्स लिखा होता है, कई जगह इंडोर्समेंट लिखा होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझे? तो दो तरीके से बच्चों ये जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन टू अनदर, या तो सिर्फ डिलीवरी से या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। ठीक है, द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट पासेस टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन। ठीक है, अब सर ये नया शब्द देखने को मिल रहा है, ट्रांसफरी। व्हाट इज दिस ट्रांसफरी? देखो बच्चों दो होते हैं इसके अंदर, ट्रांसफरर ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफर करने वाला, एंड ट्रांसफरी, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर हुआ, जिसको ट्रांसफर हुआ। तो अपने पास लिख लेना कि ट्रांसफरर कौन होता है? जो ट्रांसफर कर रहा है, जैसे गिफ्ट में होता है डोनर, डोनी। डोनर कौन होता है? दान करने वाला, गिफ्ट कर देने वाला। और डोनी कौन होता है? जिसको मिला। ऐसे ही ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो जहां पे भी ये ROR होता है ना, वो हमेशा करने वाला होता है, और जब REE पे खत्म होता है तो जिसको ट्रांसफर करी गई है वो चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़नी है। तो जो प्रॉपर्टी है इंस्ट्रूमेंट में, प्रॉपर्टी का मतलब जो भी अमाउंट वगैरह है वो मिल जाएगा किसको? एक जेन्युइन ट्रांसफरी को। जेन्युइन होना चाहिए, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है जी, डन हो गया सर। इसके बाद क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने हो सकते हैं? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। चलो सर, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन। अब ये सर ऑर्डर का क्या मतलब है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर का क्या मतलब है? आओ बच्चों जल्दी से आ जाओ नोट्स पे। सर ये ऑर्डर का क्या मतलब है ये समझाओ। देखो बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ना हम दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो वो ट्रांसफर हो, या तो वो ट्रांसफर हो बाय ऑर्डर, या तो वो ट्रांसफर हो बाय डिलीवरी। ये भी मैंने आपको भी बताया, जल्दी से इसको लिखना चालू करो। अब बच्चों इसमें जो मेजर फर्क होता है ना, वो फर्क यही है कि हम लोग इसको तो बोलते हैं कि ये तो ट्रांसफर होगा बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑर्डर है, ऑन ऑर्डर का मतलब कि मैं ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है, कि ये पैसा इसको दे देना, राइट, तो वहां पे आपको पहले एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में उसने पहले एंडोर्समेंट करा और साथ साथ डिलीवरी भी दी तो होगा। लेकिन अगर कोई करेंसी नोट हो, करेंसी नोट में सिर्फ डिलीवरी से भी ट्रांसफर हो जाता है, सिर्फ डिलीवरी से भी बच्चों ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आता है नाम होता है क्या पेई का, जिसको पैसा मिलना है क्या उसका नाम होता है। अब देखो करेंसी के केस में क्या कोई नाम था पेई का?
राइट, कोई नाम नहीं है, नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, जिसको मिलेगा उसका, है ना। तो यहां पे नेम ऑफ पेई नहीं होता, नॉट गिवन। नेम ऑफ पेई नहीं होता। पेई का क्या मतलब है? पेई का मतलब है अल्टीमेटली जिसको पैसा मिलेगा, राइट। यहां पे क्या होता है? नेम ऑफ पेई होता है, नेम ऑफ पेई गिवन होता है। यहां पे नेम ऑफ पेई लिखना होता है, हमें देना होता है। तो यहां पे नेम ऑफ पेई नहीं होता, सिर्फ एक करेंसी है उसको ट्रांसफर कर दिया। यहां पे नेम ऑफ पेई होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। तो सबसे पहले किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद नाम होता है या नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि नाम होता है या नहीं होता है। उसके साथ साथ बेटा अल्टीमेटली अगर मैं देखूं कि टोटल अमाउंट किसको मिलनी है, पैसा किसको मिलना है, तो भाई ये तो बहुत सिंपल है। रुपया जिसके पास है उसको मिलेगा, 20 रुपए का नोट जिसके पास है उसको मिलेगा। ये जिसका नाम लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम लिखा होगा बच्चों अल्टीमेटली उसको मिल जाता है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक को तो हम लोग बोल देते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और एक को हम बोल देते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। नोट पे लिखा था ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बियरर का मतलब जिसके पास है वो उसके पास, है ना। लिख के चलना बच्चों। अब देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। A negotiable instrument is payable to order. Order कब माना जाता है? When it is expressed to be so payable. जब expressed हो, expressed का मतलब बच्चों क्लैरिटी होना चाहिए, अमाउंट क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी नाम की, क्लैरिटी अमाउंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी नाम की, क्लैरिटी अमाउंट की। जैसे लिखा हो कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर सी इतने रुपए इतने टाइम में, क्लैरिटी समय की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, इंप्लाइड नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज इंप्लाइड नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि चलो ये तो तुम समझ ही जाओगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। लॉ बोलता है सब लिखित में हो, एक्सप्रेस होना चाहिए। दूसरा, when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain word prohibiting its transfer, यानी कि it is transferable by endorsement and delivery। यानी यहां पे आपको एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा और डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। यानी कि आप साइन करके लिख के भी दोगे और उसको वो डिलीवर भी करोगे डॉक्यूमेंट। ओके, ये तो पहली चीज हो गई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर। बियरर का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऑर्डर वाले मैंने अभी आपको पीछे बताया, बियरर वाले कौन से होते हैं? जैसे करेंसी है ना। व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल, एग्जांपल पे बियरर। जैसे क्या लिखा था? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। वहां पे कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं था, यहां पे स्पेसिफिक नेम होना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट, ओनली द लास्ट एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका क्या मतलब है कि अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट है, अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट है, ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब कि आपने एंडोर्स करा लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिखा, किसी का भी नाम नहीं लिखा, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ऑर्डर से बियरर बन जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है? दैट इज द पर्सन हु पोजेसेस it can demand payment. For example, a check made payable to a specified person. एक चेक बनाया payable to a specified person and that check is endorsed by signing on the back of the check by that specified person. ठीक है। और वो जो चेक है वो उस इंसान ने फर्दर एंडोर्स करा उस पर साइन करके, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा कि पैसा किसको मिलना चाहिए। तो जो भी उसको लेके आएगा, जो भी बियरर होगा, उसको मिल जाएगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? दोबारा बताओ ना। देखो, ए ने एक चेक लिखा बी के नाम पे, ए ने
चेक लिखा बी के नाम पे कि मैं बी को पैसा दूंगा, तो वो तो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि सब कुछ बहुत क्लियर है, चेक पे अमाउंट भी होगी, चेक पे डेट भी होगी, चेक पे बी का नाम भी लिखा है। बी ने फर्दर उसको एंडोर्स कर दिया, और किसके नाम? ब्लैंक एंडोर्समेंट, किसी का नाम नहीं लिखा, ब्लैंक एंडोर्समेंट, बिल्कुल ब्लैंक, उस पर साइन करके दे दिए, ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे ऑर्डर से बियरर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ध्यान रखना, ब्लैंक एंडोर्समेंट से जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो सर क्या बात है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के? आ जाओ जरा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना साइन के कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, खाली ब्लैंक चेक उस पर साइन नहीं है, कुछ नहीं, किसी काम का ही नहीं है वो। तो लिखित में हो, साइंड हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल हो। फ्रीली ट्रांसफरेबल का क्या मतलब होता है बच्चों? कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक। कई बच्चे पूछते हैं कि सर ए ने बी को ट्रांसफर करा, बी ने सी को, सी ने डी को, ऐसे कब तक कर सकते हैं? जब तक मन करे तब तक कर सकते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक ट्रांसफर हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसके अंदर, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए बेसिकली। कई बार ना लोग चोरी कर लेते हैं, जैसे ए ने बी को चेक दिया लेकिन उस पर नाम नहीं लिख के दिया था, बियरर इंस्ट्रूमेंट था, किसी सी ने चोरी कर लिया, तो अब फिलहाल सी होल्ड कर रहा है उसको, लेकिन उसने चोरी किया हुआ है, तो उसका टाइटल डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव क्यों है? क्योंकि उसने गुड फेथ में नहीं किया था बच्चों, चोरी करा है। तो होल्डर का मतलब किसके पास है वो इंस्ट्रूमेंट, उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि जेन्युइन टाइटल होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये सावधान इंडिया लिख लेना इस पॉइंट को, ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वो ट्रांसफर हो सकता है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। बच्चों अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, कंडीशनल नहीं चलेगा, अनकंडीशनल यानी कि नो कंडीशंस, नो कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल चिंटू मेरे पास आया पढ़ने के लिए कि सर प्लीज मुझे लॉ पढ़ाओ, मैं आपसे फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है चिंटू, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 रुपीज मैं फीस लूंगा, 20,000 रुपये मैं फीस लूंगा। चिंटू ने बोला ठीक है, मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूँ, आप मेरे से 2 महीने बाद फीस ले लेना। मैंने कहा ठीक है चिंटू, आप मुझे प्रॉमिसरी नोट लिख के दो। चिंटू ने मुझे क्या लिख के दिया, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर रजत अरोड़ा अ सम ऑफ ₹20,000 इफ आई पास CA फाउंडेशन, और नीचे साइन करे, यहां पे साइन कर दिए चिंटू। अब पॉज करो और मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सही है या इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है? भाई देखो कंडीशंस देखो, राइटिंग में है, साइंड है, ट्रांसफरेबल है। अब मैं उसका होल्डर बनूंगा, मेरे पास रहेगा वो, तो मैं तो हर चीज जेन्युइन कर रहा हूं, तो मैं तो एक जेन्युइन होल्डर हो गया, बोनाफाइड इंडिविजुअल हो गया, राइट। तो कोई फ्रॉड भी नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम तक मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ गई? चिंटू ने कंडीशन लगा दी, पैसा तब दूंगा इफ आई पास CA फाउंडेशन। मैंने कहा यार चिंटू ये तो गलत बात है, पढ़ तू नहीं रहा। मैंने तो पूरी मेहनत करी भाई, पूरी मेहनत से पढ़ाया, इतने सारे बच्चों को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बच्चे मेरे से यूट्यूब पे आके पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया नंबर से पास हो गए, तू नालायक घूमता ही रहा चिंटी के चक्कर में, तो तू कैसे पास हो? अब मेरे पैसे भी नहीं दे रहा। तो कोर्ट क्या बोलता है भैया, एक्ट में देखो, एक्ट में क्या लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन नहीं चलेगी, इट शुड बी अनकंडीशनल। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली। दूसरी बात, सिर्फ मनी का लेन देन होना चाहिए। द सम पेबल, द टाइम पेबल, द पेई मस्ट बी सर्टेन। ये मैंने आपको पीछे बताया, कितना पैसा कितने समय में
और पेई सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर रजत अरोड़ा सम ऑफ ₹20,000, कब, मेंशनड ही नहीं है। टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, फिर इनकम्प्लीट हो गया, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मेयर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी। चिंटू ने प्रॉमिसरी नोट बना के अपनी जेब में रख लिया, बोला सर इंस्ट्रूमेंट बना दिया, देखो आपको पैसा दे दूंगा। गड़बड़ कर रहा है चिंटू, धोखा कर रहा है, मुझे डिलीवर करे चिंटू तब माना जाएगा, बिना डिलीवरी के कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, सावधान इंडिया आपको याद करने हैं, सारे के सारे अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है जी। डन सर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पिछली पूरी क्लास हमने इस पे लगाई थी, अभी भी 20-25 मिनट से हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। अब हम 1 बाय 1 इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। आज मैं 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा आपको मोस्ट प्रोबेबली, या शायद एक ही पढ़ाऊंगा अगर इसमें ज़्यादा समय लग गया तो, और फिर तीसरा इंस्ट्रूमेंट चेक बचेगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तो नेगोशिएशन एक आधी क्लास और लगेगी, छोटा सा एक्ट है। क्या है सर प्रॉमिसरी नोट, जल्दी से बताओ प्रॉमिसरी नोट क्या है। अब इस पे तो हमने बहुत चर्चा कर ली, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी चीजों पे क्लैरिटी होगी ऑलरेडी। देखो क्या है, सेक्शन 4, बच्चों सेक्शन याद करना, सेक्शन में आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि लाइन से है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, तो दिक्कत नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। हम किसी भी करेंसी नोट को या किसी भी बैंक नोट को प्रॉमिसरी नोट में कंसिडर नहीं करेंगे। सर प्रॉमिसरी नोट में कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, प्रॉमिसरी नोट में कंसिडर इसीलिए नहीं करेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट का ड्रॉअर मैं खुद होना चाहिए, मैं ही लिखूंगा ना यार, मुझे आपका पैसा देना है तो मैं लिखूं। क्या वो 20 रुपए का नोट जो मैंने आपको दिखाया, क्या मैंने लिखा, सर वो तो आरबीआई ने लिखा, आरबीआई ने प्रिंट करा, तो मैंने तो नहीं लिखा ना बच्चों। और अगर ऐसा होता कि हम करेंसी को मानते रहते, तो भैया फिर तो कोई भी प्रॉमिसरी नोट लिख के कहीं पे भी पेमेंट करता रहता, चलता ही कैसे वो, फिर तो करेंसी की वैल्यू ही नहीं थी। तो ध्यान रखना, प्रॉमिसरी नोट में बैंक नोट करेंसी नोट नहीं आते, ये ध्यान रहे, क्योंकि आप ड्रॉअर ही नहीं हो भाई उसके, सीधी सी बात है, राइट। तो प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल, साइंड बाय द मेकर, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी होता है ओनली टू, या तो ऑर्डर पे, ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो जो बियरर है उसको या उसके ऑर्डर पे किसी और को, अल्टीमेटली आपको ट्रांसफर कर ही देना है, बात समझे। तो ये हमारे पास प्रॉमिसरी नोट की पूरी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों। सर इसका तो स्क्रीनशॉट क्या तुम्हारे आगे लिखा ही हुआ है, मैंने कुछ लिखा नहीं इसके अंदर। देखो प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन क्या है, आई गेस बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं हो रहा होगा, आपके मटेरियल में बना हुआ है। देखो 10,000 रुपए मेंशन है, डेट मेंशनड है, 3 months आफ्टर डेट, टाइम मेंशनड है, डेट के 3 महीने बाद। आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश, पेई मेंशनड है, और टू हिज ऑर्डर, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई प्रॉमिस टू पे, मैं वादा करता हूं पैसा देने का श्री रमेश को, और टू हिज ऑर्डर, यानी कि मुझे पैसा रमेश को देना है। अगर रमेश मुझे ऑर्डर करेगी भाई सुरेश को दे दो, दिनेश को दे दो, महेश को दे दो, किसी और कलेश को दे दो, तो मैं उसको भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पैसा देना है। तो आई प्रॉमिस टू पे मेरा पहला वादा किसको है, ठीक है। देखो जो भी लिखने वाला होता है ना, जो भी ड्रॉ करने वाला होता है, यानी कि जो ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर बच्चों गारंटर भी होता है, तो याद रखना एवरी ड्रॉअर इज अ गारंटर। तो वो गलत है भाई, मेरी गारंटी है मैं पैसा दूंगा, मैं पहले गारंटी किसको देता हूं, पहला मुझे पैसा किसको देना है, रमेश को देना है। लेकिन अगर रमेश फर्दर मुझे ऑर्डर करे कि भैया किसी सुरेश को दे दो, मुकेश को दे दो, कलेश को दे दो, उसको दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो या तो श्री रमेश या टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। यहां पे देखो पूरा प्रॉपर एड्रेस आ गया, यहाँ पे स्टैंप लगेगी, स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी आपको, और सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तब ये प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा, ठीक है जी। परफेक्ट सर, समझ में तो आया।
प्रॉमिसरी नोट में बच्चों कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? प्रॉमिसरी नोट में बाबू दो पार्टीज होती हैं, एक प्रॉमिस करने वाला और एक जिसको पैसा मिलना है, राइट? तो सबसे पहला कौन पार्टी है? मेकर। मेकर कौन होता है? जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, राइट? द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर। सही है, परफेक्ट है। और दूसरा पेई कौन होता है? पेई होता है जिसको अमाउंट मिलेगा, इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑन द नोट इज पेबल। सही हो गया बच्चों, सही है, राइट? तो हम लोग इसको बेसिकली मेकर और पेई कंसिडर करते हैं। प्रॉमिसरी नोट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? प्रॉमिसरी नोट के बच्चों लगभग सारे वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने पीछे पढ़े थे, लगभग वही सारे के सारे। सबसे पहला, इन राइटिंग होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस इज नॉट सफिशिएंट। इंसान की जुबान पे ना जाना मेरे दोस्त, याद रखना है ना, इंसान की जुबान पे नहीं जाना, लिखवा लो, रिटर्न में लो, ठीक है? दूसरा, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट या एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट सफिशिएंट। बच्चों ये बहुत आता है सवाल, ये सवाल बहुत आता है, बहुत आता है। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस, बहुत क्लियरली लिखा हो, आई प्रॉमिस टू पे यू, क्लियरली लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हाँ मुझे आपके 5,000 रुपए देने हैं, ठीक है? तो ये याद रखना प्रॉमिसरी नोट नहीं है। मैंने सिर्फ एक्नॉलेज किया है, मैंने सिर्फ एक्नॉलेज किया है, प्रॉमिस नहीं करा। तो ध्यान रखना, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट इज इनसफिशिएंट। सर एग्जांपल दो ना प्लीज। देखो क्या शानदार एग्जांपल है। देखो सबसे पहला, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो देखो एक्नॉलेजमेंट हुआ, ये बोला गया कि मैंने कर्जा लिया है और मैं पे करूंगा, टू बी पेड, अमाउंट भी स्पेसिफाइड है, पार्टी का नाम भी स्पेसिफाइड है, टाइम भी स्पेसिफाइड है, राइट? तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट हो गया, एज द प्रॉमिस टू पे इज डेफिनेट। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, बात खत्म। मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, ठीक है, मैंने आपके 1000 रुपए देने हैं, बात खत्म। क्लैरिटी ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है बच्चों। तो दिस इज इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट, एज देयर इज नो प्रॉमिस टू पे, सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने पीछे सावधान इंडिया लिखवाया था, क्या लिखा है जल्दी से पढ़ेंगे। द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। किसी भी प्रकार की बच्चों कोई कंडीशन ना लगी हो, अगर कंडीशन लगा दी इनवैलिड हो जाएंगी चीजें। सर एग्जांपल से समझाओ ना। देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500, अभी देखो क्लैरिटी आ रही है, आई प्रॉमिस टू पे बी, प्रॉमिस हो रहा है, बी को प्रॉमिस कर रहा है 500 रुपए दूंगा, क्लियर है। लेकिन आगे देखो 7 डेज, 7 दिन बाद। सर 7 दिन बाद चलो टाइम भी है, लेकिन आफ्टर माई मैरिज विद सी, देखो कितना चालाक है ये जो चिंटू है। चिंटू बोल रहा है मैं बी को 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए कब दूंगा? जब मेरी शादी सी से हो जाएगी उसके 7 दिन बाद। अबे तेरी शादी होगी या नहीं होगी चिंटी से, क्या पता तुझे? तुझे क्या पता? ये तो कंडीशन लगा दी ना। तो देखो क्या बोल रहा है, द प्रॉमिसरी नोट इज इनवैलिड एज मैरिज विद सी मे और मे नॉट हैपन। पता नहीं भाई, भविष्य में पता नहीं चिंटी भाग गई किसी और के साथ, फिर क्या होगा भाई? गड़बड़ है ना। ये वाला तो और शानदार है, ये वाला और शानदार है बच्चों। देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं वादा करता हूं बी को 500 रुपए दूंगा ऑन डीज डेथ, जब बी की डेथ हो जाएगी। अब बच्चों यहां के लिए ना मुझे आपको इस पे वापस लाना पड़ेगा। देखो क्या लिखा था, प्रॉमिस शुड बी डेफिनेट, भाई 500 रुपए दूंगा, डेफिनेट है। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कि पता ही नहीं होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या डी की डेथ सर्टेन है? ये तो है कि भाई डी की डेथ तो होनी ही है। देखो बर्थ एंड डेथ, ये चीजें एग्जैक्टली जो इंसान आया है उसकी डेथ तो सर्टेन है, होनी ही है, राइट? तो देखो क्या लिखा हुआ है, therefore instruments payable on performance or non-performance of a particular act or on the happening or non-happening of an event are not promissory notes. Events के ऊपर होता है तो वो promissory note नहीं है। However, ये है बच्चों मेन पॉइंट जो इस वाले एग्जाम्पल से जुड़ा है,
द प्रॉमिस टू पे मे बी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, वो शायद किसी ऐसी कंडीशन से जुड़ा हो विच अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड में अगर हम ऑर्डिनरीली सोचें तो होना ही है, विच इज बाउंड टू हैपन, जो होना ही है। तो अगर ऐसा लिखा कि मैं प्रॉमिस करता हूं बी को 500 रुपए डी की डेथ पे, एज द डेथ ऑफ डी इज सर्टेन, प्रॉमिस इज अनकंडीशनल, thus promissory note is valid। प्रॉमिसरी नोट क्या बन गया बच्चों? वैलिड बन गया। बात समझे? अब ये देखो, जल्दी से ये देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500, मैं बी को 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। देखो प्रॉमिस हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, वादा हो रहा है। ऑन डीज डेथ, डी की डेथ पे, जो कि सर्टेन है, होना ही है, प्रोवाइडेड, अब कंडीशन लगा रहा है, प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम, मेरे पास उतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं उसको पे कर पाऊं। भाई कंडीशन लगा दी, कंडीशन में हमने ऊपर क्या पढ़ा था? अनकंडीशनल होना चाहिए, फिर कंडीशन लगा रहा है यार, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट एज प्रॉमिस इज डिपेंडेंट ऑन डीज लिविंग बिहाइंड मनी विच इज नॉट सर्टेन। तो कंडीशन में सर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो सर्टेन है, जो होना ही है, मैनकाइंड में होना ही है, तो चलेगा। इस तरीके की चीज होगी, इनवैलिड हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, बढ़िया सर, क्या बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, साइन होना चाहिए, नहीं तो वो इनकम्प्लीट होगा। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, आओ जी इसका भी एक एग्जांपल देखो, सिर्फ पैसा होना चाहिए। अब ये देखो क्या बोल रहा है कि मैं आपको आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपए एंड टू डिलीवर माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर। भैया 500 रुपए दे रहा है, साथ साथ घोड़ा भी दे रहा है। क्या 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 लिख रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले? आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपए एंड ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी। इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट एज द प्रॉमिसर नीड्स टू डिलीवर इट्स ब्लैक हॉर्स विच इज नॉट मनी। ओके, चलो, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम, अच्छा जी, अब अमाउंट भी सर्टेन होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 रुपए दूंगा एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, और वो सारे पैसे जो मुझे इसके देने हैं। भाई कितने? सर्टेन करो, अमाउंट लिखो, अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए यहाँ पे हमें बिल्कुल भी, सर्टेन करो, यहाँ वो भी नहीं है। प्रॉमिसरी नोट इज इनवैलिड एज द अमाउंट इज नॉट सर्टेन। बट समटाइम्स, इस पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, बट समटाइम्स द लैंग्वेज इज सच दैट अमाउंट पेबल कैन बी इजिली असर्टेन्ड, यानी कि इट इज इन द सिचुएशन ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। आप उसको सर्टेन बना सकते हो, अभी सर्टेन नहीं है लेकिन आप सर्टेन बना जरूर सकते हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेशंस हो सकती हैं, फिर चलेगा। जैसे आई प्रॉमिस टू पे बी 500 अलॉन्ग विद सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब देखो ये क्लियर है, 500 दूंगा, उसके बाद इंटरेस्ट भी दूंगा 12% पर एनम के हिसाब से, तो यार वो तो सर्टेन ही हो गया ना एक तरीके से, तो ये वैलिड है, प्रॉमिसरी नोट विल बी वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? जो मेकर है और जो पेई है वो भी सर्टेन होने चाहिए बच्चों। जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट वो भी सर्टेन हो, जिसको पैसा देना है वो भी सर्टेन हो, क्लियर नाम मेंशन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए, यानी मैं अपने ऊपर ही प्रॉमिसरी नोट लिख दूं ये नहीं होगा, अलग अलग लोग होने चाहिए। अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। इसका क्या मतलब है? प्लीज ध्यान दे बेटा, इसका मतलब प्रॉमिसरी नोट विल बी ऑलवेज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। हमारे एक्ट में ये साफ साफ बोल दिया गया, प्रॉमिसरी नोट हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, कभी भी बियरर को नहीं दिया जाएगा, जिसको प्रॉमिस किया उसी को दिया जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है बच्चों। तो ये कभी भी बियरर नहीं हो सकता, यानी कि जो ले गया उसको पैसा मिल गया। यहां पे बहुत क्लियरली लिखा है a promissory note cannot be made payable to the bearer, section 31 of the Bank of India Act। ये बेसिकली करेंसी की रिस्पेक्ट में लिखा गया था, क्योंकि वो भी तो प्रॉमिसरी नोट था ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, मैं बियरर को, अब हम उसको कंसिडर नहीं करते तो हमें ये अलग से लिखना पड़ा। ओनली द RBI
और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक और इशू प्रॉमिसरी नोट पेबल टू द बियरर, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट लिख रहा है बच्चों स्टैंपिंग होनी जरूरी है। स्टैंपिंग का क्या मतलब है बच्चों? स्टैंपिंग का मतलब ये है बाबू, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्मल कोई कॉपी ले ली, फॉर एग्जांपल ये मैंने नॉर्मल कॉपी ले ली, ठीक है, किसी बच्चे की कॉपी रह गई है इंस्टीट्यूट पे, तो मैंने कॉपी ले ली और इस पे लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे चिंटू इतने रुपए इतने दिन के बाद, और नीचे साइन करके दे दिए, तो क्या ये प्रॉमिसरी नोट हो गया? नॉर्मल पेपर पे प्रॉमिसरी नोट नहीं होता बच्चों। मुझे एक कोर्ट में एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको मैं ले जा सकूं, जिसके अगेंस्ट मैं मुकदमा कर सकूं, तो वहां पे आपको कोर्ट में स्टैंप ड्यूटी पे करके स्टैंप कराना पड़ता है। अब सर आजकल स्टैंप कौन कराता है? तो हम लोग क्या करते हैं, जितने की भी स्टैंप ड्यूटी है उतने का स्टैंप पेपर खरीद सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आप जैसे फॉर एग्जांपल अपनी प्रॉपर्टी के कागजात देखना, वो भी स्टैंप पेपर पे हुए होंगे, है ना। तो स्टैंप पेपर पे क्या होता है, बेसिकली स्टैंप ड्यूटी पे करी हुई होती है। स्टैंप ड्यूटी पे करी होती है तो वो एक लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि प्रॉमिसरी नोट है वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए। उसका मतलब सिंपल सा है कि यार स्टैम्प पेपर पे बनाओ विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन स्टैम्प्स एक्ट। अब ये ध्यान रखना, स्टैम्प्स एक्ट के हिसाब से आपको पता, देखो जितने का प्रॉमिसरी नोट होगा उस हिसाब से उसकी स्टैम्प ड्यूटी होगी, तो उतने का ही आपको स्टैम्प पेपर ले लेना है बेसिकली। ओके चलो जी, डन है जी, परफेक्ट है सर, क्या बात है यार, तुमने तो पूरा का पूरा प्रॉमिसरी नोट का पोस्टमार्टम कर डाला अच्छे तरीके से। अभी तुम्हें बहुत शानदार इसके अंदर सवाल कराऊंगा, जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ऐसे ही, ये जो एग्जांपल्स हैं ऐसे ही आते हैं। ये देखो इस तरीके के एग्जांपल्स थे ना जो अभी हमने डिस्कस करे, ये कंडीशन अनकंडीशनल, ये सब मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। जितने भी PYQs आए हुए हैं या जो भी इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं सब करा दूंगा, फोड़ेंगे हम लोगों में, चिंता मत करो, ठीक है। आओ जी, अब आ गया सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे फुल चर्चा करी थी पिछली क्लास में। क्या था बिल ऑफ एक्सचेंज? जब एक ड्रॉअर किसी को माल बेचता है उधार पे तो उसको बिल लिख के देता है कि भाई साइन करके दे, तूने मेरे इतने पैसे देने हैं। तो एक ड्रॉअर हो गया जिसने बिल लिखा, एक ड्रॉई हो गया जिसके ऊपर बिल लिखा गया, ड्रॉअर बिल लिखने वाला, ड्रॉई जिसके ऊपर लिखा गया, और वो अगर फर्दर एंडोर्स कर दे तो वो हो गया पेई जिसको पैसा मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो एंडोर्स करे, ऐसा हो सकता है कि भाई वो एंडोर्स करे ही ना, ऐसा हो सकता है वो अपने पास ही रखे। तो ड्रॉई और पेई सेम पर्सन भी हो सकते हैं, क्या पता वो एंडोर्स करे ही ना, क्या पता करे, तो वो सेम पर्सन भी हो सकते हैं। देखो क्या लिखा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, फिर से आ गया बच्चों, इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, फिर से कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल, साइंड करेगा मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, या तो उसी को या उसके ऑर्डर पे किसी और को, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से पेबल है, या तो ऑर्डर पे, या फिर किसी और पर्सन को, या फिर बियरर को। तो ये हम आगे अभी डिटेल में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन याद रखनी है बच्चों, प्रॉमिसरी नोट को भी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आओ सर, अब आ गया पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी मैंने आपको बताई पार्टीज कौन कौन सी होती हैं सर इसके अंदर। पिछले वाले में 2 ही पार्टी थी, मेकर और पेई, क्योंकि वो तो वादा कर रहा है, जो वादा कर रहा है वही बना रहा है। इसमें क्या है, सबसे पहले ड्रॉअर जिसने बिल बनाया है, द मेकर ऑफ द बिल। फिर ड्रॉई, ड्रॉई कौन है, द पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉअर टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई, उसके ऊपर लिखा गया है ये बिल। ही इज द पर्सन ऑन whom the bill is drawn. On acceptance of the bill he is called acceptor. जब वो बिल एक्सेप्ट कर देता, देखो बच्चों अगर सिर्फ बिल लिख दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया फिर वो बेकार है, फिर किसी काम का नहीं है। तो बिल की एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट, उसके बिना कुछ नहीं चलेगा, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। He is called an acceptor and is liable for the payment of the bill. ठीक है, उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है और अनकंडीशनल है। प्राइमरी का मतलब उसी को पे करना है, फर्दर जिसको भी पे करना है, और अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल का मतलब कंडीशन नहीं हो सकती। तीसरा पेई, पेई कौन है, जिसको पैसा मिलेगा। अब वो कौन हो सकता है, या तो जिसका नाम लिखा हो, जैसे कि ए ने बिल लिख के दिया था बी को, बी ने साइन करके दिया कि ठीक है मैं ए को पे करूंगा, तो या तो पेई ए होगा, ठीक है। और
टू हुज ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली टू बी पेड, या फिर ए बोले कि ठीक है वो लिख दे इस पे पे टू सी, चिंटू को दे देना ये पैसा, तो फिर पे सी हो गया। तो जरूरी नहीं है कि ड्रॉअर भाई जो लिख रहा है उसको पैसा चाहिए ना, वो और पे एक ही हो, अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। नंबर 1, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये भी बच्चों लिखित में होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर। एक्सप्रेस ऑर्डर का मतलब सब कुछ एक्सप्रेस किया जाए, सब कुछ दिया हो, एक एक डिटेल बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मेंशन्ड हो, कुछ भी मिसिंग ना हो। उसके बाद द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनिट, डेफिनिट होना चाहिए यानी डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड हो और अनकंडीशनल हो, कोई भी कंडीशन ना जुड़ी हो। द ड्रॉअर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉअर के साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिना सिग्नेचर के तो चलेगा ही नहीं, साइन तो भैया जड़ है हर चीज की, ठीक है। उसके बाद ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, जो ड्रॉअर है, जो ड्रॉई है, जो पेई है, वो सर्टेन होने चाहिए। ऑल दीज 3 पार्टीज में नॉट नेसेसरली बी 3 डिफरेंट पर्सन, जरूरी नहीं है कि 3 अलग अलग पर्सन हो, 2 भी हो सकते हैं। 1 कैन प्ले द रोल ऑफ 2, मैंने बोला ना एक सेम 2 का रोल प्ले कर सकता है, बट देयर मस्ट बी 2 डिस्टिंक्ट पर्सन्स इन एनी केस। ठीक हो गया, परफेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। बच्चों ये ऑन डिमांड कभी भी पे नहीं होगा, इसका मतलब ये हमेशा बाबू एक टाइम इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ये कभी भी एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, ठीक है सर। ये टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक बार ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देते तो मज़ा आ जाता। आओ टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, उसके लिए चलेंगे हम नोट पे। खुल जा सिम सिम, नोट खुल जा सिम सिम। तो बच्चों ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी कब मैच्योर होगा, तो या तो टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा या डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। क्या फ़र्क है सर, बहुत सिंपल है बच्चों, क्या टाइम मेंशन्ड है, क्या समय मेंशन्ड है। अगर समय मेंशन्ड है तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, समय मेंशन्ड नहीं है तो वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऐसा लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे Mr. X ₹5,000 आफ्टर 3 months। मैं 3 महीने बाद मिस्टर एक्स को 5,000 रुपये पे करूँगा। 3 महीने देखो टाइम मेंशन्ड है, तो वो क्या बन गया, टाइम इंस्ट्रूमेंट बन गया बच्चों। और मैं क्या लिख दूँ, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स ₹5,000 आफ्टर 3 months की जगह ऑन डिमांड। मैं मिस्टर एक्स को 5,000 रुपये दूंगा ऑन डिमांड, मैंने कोई भी टाइम मेंशन नहीं करा, नो टाइम, बस ये लिखा है मैं मिस्टर एक्स को 5,000 रुपये ऑन डिमांड दूंगा, साइन करके दे रहा हूँ, ये बन गया डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो एक में टाइम मेंशन होगा, एक में टाइम मेंशन नहीं होगा। एक छोटा सा नोट लिखेंगे बच्चों, एक नोट लिखेंगे ऑन टाइम इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आपको मैंने क्लास 11th में पढ़ा है। 3 days of grace will be added to calculate due date। जब भी हमें बच्चों ड्यू डेट कैलकुलेट करनी होगी तो टोटल टाइम में 3 days ऑफ ग्रेस ऐड होंगे, टोटल टाइम में 3 days ऑफ ग्रेस ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बिल आज की तारीख में लिखा गया है, लेट सपोज 9 सितंबर को लिखा गया फॉर 2 months, तो 9 सितंबर से 2 months तो क्या होगा, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 नवंबर तो आ गया 3 दिन और 10, 11, 12, 12 नवंबर उसकी ड्यू डेट होगी, ठीक है ना। तो जितने भी टाइम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर 3 days ऑफ ग्रेस भी दिया जाता है। ठीक हो गया सर, बढ़िया हो गया सर ये तो काम। अब क्या दिया है देखो, क्या दिया हुआ है,
ऑन डिमांड पे टू द बियरर द सम ऑफ ₹500 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेंशनड ही नहीं है भैया कि ड्रॉई कौन है, पेई कौन है। तो ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई सर्टेन होने चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टेन होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। हाउएवर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड इन विच नेम ऑफ द पे इज मेंशन्ड। देखो अगर नेम मेंशन्ड है, जैसे ऑन डिमांड, देखो यहां पे क्या लिखा था, ऑन डिमांड पे टू द बियरर, ये अलाउड नहीं है। यहां क्या लिखा है, ऑन डिमांड पे टू ए और ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब ए अगर बोल दे किसी और को दो, द सम ऑफ ₹500 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इट इज वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, इनका नाम जरूर होना चाहिए बच्चों, बिना नाम के नहीं चलेगा, ठीक है। द सम मस्ट बी सर्टेन, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, वही घोड़ा घोड़ा नहीं देना भाई, पैसा पैसा देना है। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, ये भी स्टैम्प पेपर पे हो तो बढ़िया है जी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन सर, क्या बात है यार। प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे लिखा जाता है, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या है देखो, सबसे पहले मिस्टर सैम जो है वो बिल लिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टर सैम बिल लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने माल बेचा मिसेज रीता को, मिसेज रीता को, मिसेज रीता ने उधार में माल खरीदा है। मैंने बोला था इंसान की जुबान पे नहीं जाना, ठीक है। द बियो इज डिलीवर्ड टू रीता एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली। रीता जी के पास बिल आएगा, रीता जी इसको एक्सेप्ट करेंगी, अनकंडीशनल होना चाहिए। एक्सेप्ट होने के बाद मैच्योरिटी पे जो ड्रॉअर है, जब इसका सही समय होगा, ये जो है इनके पास जाएंगे कि ये लो जी बिल, आप हमें पेमेंट कर दो। ड्रॉअर को पेमेंट मिल जाएगा और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्या सर ये ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट ले सकता है? हाँ बेटा, ड्यू डेट से पहले भी ले सकता है। वो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है ना, बैंक से डिस्काउंट हो सकता है, किसी को एंडोर्स कर सकता है, अपने पास मैच्योरिटी तक रख सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो ड्रॉअर के पास होते हैं। ड्रॉअर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? तो वो रिटेन कर सकता है। रिटेन का मतलब वो अपने पास संभाल के रखे ड्यू डेट तक। पहले ही पैसा लेना है तो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। बैंक के पास जाए, बैंक को बोले कि मुझे पैसा 3 महीने बाद मिलना है, आप प्लीज़ आज ही दे दो, थोड़ा सा डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेना। बैंक की कमाई हो जाती है, बैंक उसको आज ही पैसा दे देगा, 3 महीने बाद बैंक जाके पैसा ले आएगा, राइट। वो इसको एंडोर्स भी कर सकता है। एंडोर्स का मतलब किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस ड्रॉअर के पास होते हैं कि वो बचा के रखे, डिस्काउंट कराए, एंडोर्स कराए, ये सब करा सकता है, ठीक है जी। परफेक्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब एक डिफरेंस आ रहा है बच्चों प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये डिफरेंस आपको आज एक बार अच्छे तरीके से खुद से रीड करना है। अगली क्लास में मैं चेक पढ़ाने से पहले फॉर रिवीजन एक बार ये पूरा डिफरेंस आपको समझाऊंगा और फिर हम चेक शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल्दो आपके मटेरियल में है ये पूरा का पूरा, एक बार अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। एंड अगली क्लास में हम लोग चेक से शुरुआत करेंगे और 2 क्लासेस और लगेंगी बच्चों मुझे, कल की और परसों की, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी समाप्त। आई होप आपको आज वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने सारे बेसिक्स तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिए थे और आज तो मज़ा ही आ गया होगा। क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो मेरी जान, खूब मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, और लॉ प्यार होना चाहिए, लॉ से फोड़ देंगे भाई, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें पता है ना फिर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो फोड़ेंगे। बहुत कुछ तुम्हारे लिए प्लान्ड है, बहुत कुछ आएगा, और इस अटेम्प्ट में 350 प्लस तो लाने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।